नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू करूं, एक छोटी सी गुजारिश कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल हो गया है और हमारे सत्य हिंदी के प्लेटफॉर्म को आपके सहयोग की जरूरत है। इस वीडियो में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी का सदस्य बने। और अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर एससीज, एसटीज और ओबीसीज का जो प्रतिनिधित्व है वो बिल्कुल ना के बराबर है। आपको अगर ध्यान हो कि मंडल कमीशन ने आरक्षण को अनिवार्य किया था, और कितना आरक्षण अनिवार्य किया था? 27.5% आरक्षण ओबीसीज के लिए था, 15% एससीज के लिए और 7.5% एसटीज के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको मैं एक आंकड़ा बताऊं वो आपको जरूर चौंकाएगा, और ये आंकड़ा ब्यूरोक्रेसी का है, अपर लेवल की ब्यूरोक्रेसी। इस समय सेंट्रल लेवल पर अगर सेक्रेटरीज की बात की जाए तो सिर्फ 79 यानी कि 89 सेक्रेटरीज है टोटल संख्या में, और उसमें से केवल एक एससी है और 3 एसटीज। तो इसका परसेंटेज आप देख सकते हैं कि कितनी कम संख्या है या कम प्रतिनिधित्व है एसटीज, एससीज और ओबीसीज का। अब ब्यूरोक्रेसी का अगर ये आंकड़ा, अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी, एसटीज और ओबीसीज की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही डिस्करेजिंग है और बहुत ही हतोत्साहित करता है। अब आपको बता दें कि जो सोशल जस्टिस मंत्रालय है उसने एक रिपोर्ट को कमीशन किया, और ये रिपोर्ट कमीशन की गई थी दलित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को, और उनको ये अध्ययन करने के लिए बोला गया कि एससीज, एसटीज और ओबीसीज की क्या हालत है शिक्षा में, उनके गरीबी का लेवल क्या है, और जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उनको कितना आरक्षण मिला है, इन सारी चीजों को अध्ययन करने के लिए बोला गया था। और आजादी के बाद ये विकास के क्षेत्रों में दलितों का क्या महत्व है, कितना रिप्रेजेंटेशन है, उसको लेकर ये रिपोर्ट पूरी आंकड़ा जुटाती है। अब आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है दलित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की, इसको बिल्कुल फाइनल रूप दिया जा रहा है और इसके बाद वो सोशल जस्टिस मंत्रालय को सौंपी जाएगी और अनुसूचित आयोग को भी सौंपी जाएगी। लेकिन इसका जो एक बिंदु इस समय सामने आया है, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर जो एक पॉइंट सामने आया है कि इस दलित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि जो ओपन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं और बाकी जो सरकारी नौकरियों में जो एग्जाम्स होते हैं, तो रिटन लेवल पर अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो प्रीलिम्स और जो मेंस एग्जाम होते हैं, तो उस स्टेज पर उपनामों को यानी कि सरनेम्स को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, उसको गुप्त रखा जाता है। लेकिन अगर हम जिस दलित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट का सुझाव की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इंटरव्यू लेवल पर, खासकर जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, इंटरव्यू लेवल पर सरनेम्स को डिस्क्लोज किया जाता है, यानी कि सरनेम्स को, यानी कि जाति और धर्म को उजागर किया जाता है, उनके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को उजागर किया जाता है इंटरव्यू के लेवल पर। और इसलिए एसटीज, एससीज और ओबीसीज के साथ इंटरव्यू में भेदभाव करते हैं, क्योंकि ये मानना है कि जो इंटरव्यू में बैठने वाले लोग हैं वो सारे अपर कास्ट के लोग हैं और वो भेदभाव करते हैं। जैसे वो देखते हैं कि कोई ओबीसी या एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसके साथ भेदभाव होता है। तो ये भेदभाव न हो, इसलिए दलित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की इस रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि सरनेम्स को यानी कि उपनामों को गुप्त रखा जाए। ये सुझाव उनकी तरफ से आया है। अब आपको बता दें कि इस रिसर्च के मुताबिक ये भी पता चला है कि जिन लोगों ने अपनी जाति और धर्म को उजागर नहीं किया है यूपीएससी के एग्जाम्स के दौरान, तो उन्होंने इस एग्जाम को आराम से पास कर लिया है। ये रिसर्च इस बात को भी कहती है। See, thank you very much for calling me. It is Social Justice and Empowerment Ministry requested our organization, DICCI, Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry, which is a voluntary organization of Dalit entrepreneurs, to study the progress of scheduled castes over the past 70 years after independence, and give the opinion on different aspects, various parameters of progress.
So we have studied various parameters comprising the implementation of reservations right from beginning, the land holding status, the industry presence in the industry, and the presence in media, the poverty condition, health condition, educational status, and various aspects. Wherever we could lay our hands on some reliable statistics, basically from the government reports. So one of the suggestions there are many suggestions on various subjects, but one of the suggestions in the recruitment process, either the Union Public Service Commission or the State Public Service Commissions, is to establish a total anonymity of the examiner and the examinee. That is the candidate who is writing the examination and the persons who are evaluating the answer sheets. So in the UPSC we have 3 stages of examination. One is preliminary, the second is the mains we call, and the third is the personality test. In the preliminary and the mains examination, which is basically a written examination comprising a dozen papers, the candidates are not allowed to write their names or any of their demographic details, which give an examiner, the evaluator, a hint of the social background or the religious background or the economic background of the candidate. Therefore, the examiner will be evaluating only the question and the answer to the question, so that there will be 100% objectivity as far as the candidate-examiner relationship is concerned. When it comes to the interviews of various recruiting agencies, the demographic details like the name of the social category or the caste or the religion and the parents' names and their occupations and all these things are there in the profile available to the interview members, board members. What we suggest is, as we are eliminating the demographic details of the candidates on the written examinations and the preliminary answer sheets, similarly in the personality examination, personality test also, that is the final stage of interview stage also, the interview board members should not have any demographic details, not just the surname. What we suggested is neither the social background, nor the religious background, nor the details of the parents' occupations and the parents' names, and the individual's name also should not be there. For the simple reason, in India, the names indicate the social background to a great extent. Thereby, there is a possibility of some subjectivity creeping into the evaluation process and downsizing some people or the upgrading some other people. That is because it is the human tendency to behave like that, irrespective of the qualifications and the high stature of any individual. So to eliminate this kind of a subjectivity, what we suggested is, we have to establish a system wherein the total anonymity of the candidate and the evaluator should be established in the entire process of this entire examination process of various competitive examinations. That is one of the suggestions that we made, for which I suppose you called me up, and this is what my answer to you is. Okay. It's a very discriminatory system है यूपीएससी में कहा जाता है कि सेपरेट बोर्ड एससी एसटी के लिए ओबीसी के लिए बनाया जाता है, तो पर्सनालिटी इसलिए कि पर्सनालिटी अमंग एससी एसटी ही टेस्ट की जानी चाहिए, लेकिन जान करके नंबर कम देते हैं इंटरव्यू में। रिटर्न में नंबर कई बार ज़्यादा आता है, लेकिन इंटरव्यू में बहुत कम देते हैं। तो कोई ना कोई सिस्टम वर्कआउट करने की आवश्यकता है, या ये कहा जाए कि जो एवरेज मार्किंग जनरल को मिल रही है, एवरेज मार्किंग इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी, जैसे शेड्यूल कास्ट की कैंडिडेट है या शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट, उनके मुकाबले में टेस्ट नहीं करना है, बल्कि इनके मुकाबले में अमंग देमसेल्फ
राइट। तो एक तरीका ये हो सकता है कि सरकार कहे कि भाई देखो, हम इसको मेजर देखा जाएगा कि जो एवरेज मार्किंग है आपने, जो SC ST का है और OBC का कितना फर्क आ रहा है परसेंटेज में। और एक दूसरा ये तरीका ये भी है कि ठीक है, अगर मान लीजिए वो कास्ट सरनेम नहीं लिखते हैं तो भी उनके लिए तो बोर्ड अलग है, शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल टाइप का बोर्ड, तो भी कम इंटरव्यू में नंबर देंगे। तो उसका यही एक तरीका यही है कि ये पूरा गाइडलाइन चाहिए कि जो एवरेज जनरल का इंटरव्यू का है वही एवरेज इनका भी निकल के आना चाहिए। ओके, तो ये सरनेम्स जो ड्रॉप करने का सजेशन है आपके हिसाब से ये ठीक है? नहीं, सरनेम ड्रॉप करने से फायदा नहीं, इसलिए कि बोर्ड ही डिफरेंट है इनका। जो शेड्यूल कास्ट का बोर्ड है तो ऑल ऑफ देम शेड्यूल कास्ट है, तब तो और जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो सारे अपर कास्ट के हैं, फिर भी टोन डाउन कर देंगे और उतना नंबर नहीं देंगे। अब आपको बता दें कि एक आंकड़ा जो हमारे सामने है कि जो IAS और IFS के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 10 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 180 दलित पास हो पाए हैं, यानी कि 0.1%, 0.01% ही सफलता मिलती है। यानी कि दलित जो कैंडिडेट्स हैं, SCs हैं, STs हैं, उनके लिए पास करना कितना मुश्किल है। और उसमें बहुत सारे कारण हैं, गरीबी है और उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरव्यू लेवल पे आते आते ये जो इतने सारे स्टूडेंट्स रिटन्स और मेंस क्लियर कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू लेवल पर वो रह जाते हैं, यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब ये जो रिपोर्ट है ये कहा जा रहा है कि सोशल जस्टिस मंत्रालय को सौंपी जाएगी या अनुसूचित आयोग को सौंपी जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रिपोर्ट मंत्रालय लागू करेगा, क्या ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आपके सामने कुछ और तथ्य मैं रखना चाहती हूँ। अगर 2011 की सेंसस की अगर हम बात करें तो उसमें 20.14 करोड़ SC की पॉपुलेशन है, यानी कि दलित्स का जो परसेंटेज है वो 16.6% भारत की जनसंख्या का है, और STs अगर हम बात करें तो 8.6% है। अब बार बार ये कहा जाता है कि जो एंट्री है दलित और ट्राइबल ब्यूरोक्रेट्स के लिए वो आरक्षण के थ्रू होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ सिस्टम में भेदभाव होता है। ऐसी खबरें बार बार आई हैं और एक नहीं बल्कि कई IAS ऑफिसर्स ने इसके बारे में बात की है। आपको याद दिला दें कि जब 2016 में रोहित वेमुला जो दलित स्कॉलर थे, जब उन्होंने आत्महत्या की थी तो उसके पहले एक IAS ऑफिसर थी जिनका नाम था P शिवकनी, उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसीलिए रिजाइन किया क्योंकि उनके साथ अछूतों का व्यवहार किया जा रहा था। शी वाज ट्रीटेड लाइक एन अनटचेबल विद इन द सिस्टम और इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि इतना मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, मानसिक तनाव होता है। प्रमोशंस में भी ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम में अगर आ गए तो आपके साथ भेदभाव नहीं होता, प्रमोशंस, पोस्टिंग्स, उसमें भी भेदभाव होता है। मिसाल के तौर पर ये दलित जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका ये कहना है, अभी बीच में उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसका नाम था कॉमन कॉज, और उसके जरिए किस तरीके से उनके साथ भेदभाव हो रहा था उसकी खबरें भी आई थी। हालांकि वो जो कॉमन कॉज वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बंद हो गया है, लेकिन कुछ IAS ऑफिसर्स ऑफ द रिकॉर्ड जरूर इस बात को कहते हैं कि अगर आप सिस्टम में भी हैं तो आपके साथ भेदभाव हमेशा होता रहता है। जैसे आपको मीठी पोस्टिंग्स नहीं दी जाएंगी। अगर कोई दलित ब्यूरोक्रेट ये सोचे कि उसको डिफेंस या फाइनेंस जैसा क्रीमी सेक्टर मिलेगा लीड करने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि भेदभाव की जो प्रथा है वो हमेशा चलती रहती है। और प्रमोशंस में भी लेकर जो प्रमोशंस में आरक्षण की बात आई थी उसको लेकर भी डिमांड बार बार उठी है, लेकिन अभी तक कोई इस पर ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा था कि स्टेट्स को हम अनिवार्य करके हम नहीं कह सकते कि नहीं आप आरक्षण प्रमोशंस में दीजिए, और अगर किसी स्टेट को लगता है कि प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए तो उनके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए, जो इनएडिक्वेसी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी बातें होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अब जो ये सुझाव है इस दलित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट का कि ये जो सरनेम्स हैं उनको गुप्त रखा जाए, तो सबसे बड़ी बात ये है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रिपोर्ट
जो मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, वो क्या इस रिपोर्ट को लागू करेगा, या लागू अगर नहीं करेगा तो क्या वो किसी और कमेटी को रिव्यू करने के लिए देगा। ये सारे बड़े सवाल इस समय है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आरक्षण की राजनीति का है कि बीजेपी पर बार बार इस बात को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ रही है। हमने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को, जब बिहार के पिछले चुनाव जो 2015 में हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आरक्षण की जो पूरी नीति है उस पर हमें दोबारा सोचना चाहिए। उसको लेकर बीजेपी को मुंह की भी खानी पड़ी। तो बार बार ये आरोप लगते रहे कि बीजेपी इज एंटी रिजर्वेशन। इस तरीके के आरोप बार बार बीजेपी पर लगते आए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो चुनाव की जो राजनीति है उसमें बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज अलग अलग लेकर आती है, अलग अलग समुदायों को जीतने की कोशिश करती है अपनी सोशल इंजीनियरिंग से। लेकिन जब वास्तविकता में जमीनी तौर पर इन एसटीज, ओबीसीज और एसटीज को कोई लाभ देने की बात आती है तो ऐसा लगता है कि ये जो पार्टी है और जो सरकार है वो अपने पैर रेंगने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये रिपोर्ट लागू होती है तो इससे समानता का जो पैमाना है वो बिल्कुल दिखेगा। एक ऑब्जेक्टिव कंपटीशन होगा और जो दलित्स और ओबीसीज हैं और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में एक पैरिटी, एक समानता दिखेगी और एक बहुत अच्छा संकेत होगा। और अगर ये रिपोर्ट नहीं होती है तो क्या ये महज सिर्फ एक आंकड़े की एक्सरसाइज रह जाएगी, एक स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज की तरह ही रह जाएगी, और सिर्फ ये होगा कि अगर आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते तो चुनाव में सिर्फ आपके लिए एक बात कहने को हो जाएगी कि देखिए आज़ादी के बाद हमने एक इतनी बड़ी आंकड़े की एक्सरसाइज कैरी आउट करी जिसमें कि ये दिखता है कि कितना जो स्टेटस है, जो उनका लेवल है ओबीसीज और एसटीज और एससीज का, उनका जो प्रतिनिधित्व है उसका लेवल क्या है। तो क्या ये सिर्फ बातें चुनाव में बोलने की होंगी या वाकई में जमीनी तौर पर इससे एसटीज और एससीज को कोई लाभ होगा। तो ये सारी सोचने वाली बातें हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो रिपोर्ट है दलित चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इससे जो पूरा जो इंटरव्यू लेवल पर जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है उसमें समानता जरूर दिखेगी, और इससे पूरा जो एक नया सिनारियो, एक नया लैंडस्केप एजुकेशन सिस्टम में और जो इंटरव्यू के समय देखा जाता है तो वो एक नया लैंडस्केप होगा। और इक्वालिटी की और जो जस्टिस की हम बातें जो संविधान के पन्नों में लिखी हैं वो वाकई में अमल होती हुई दिखेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी सरकार के पास वो पॉलिटिकल विल है कि इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करे? क्या उसके पास ये पॉलिटिकल विल है कि सरनेम्स को इंटरव्यू के लेवल पर ड्रॉप कराया जाए? ये देखने वाली बात है। और अगर बीजेपी सरकार इस चीज के लिए राजी नहीं होती है तो आप ये समझ जाइए कि बीजेपी सिर्फ बड़े बोल ही बोलती है जहां तक सामाजिक न्याय की बात है, जब एसटीज और एससीज और ओबीसीज की हम बात करते हैं। इस पर आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।